हेलो फ्रेंड्स। मैं हूँ इकबाल जुबेरी और आप देख रहे हैं डोंगरी एक्सप्रेस। आज हमारे ऑफिस में दो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जैद खान साहब और सैयद सैयद मोहम्मद नकी साहब। ये दोनों राहत फाउंडेशन को बिलोंग करते हैं और राहत फाउंडेशन चलाते हैं। तो ये राहत फाउंडेशन किस तरह से काम क्या करती है और किस तरह अमल में आई, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सर, ये जो आपकी राहत फाउंडेशन है, बेसिकली ये क्या काम करती है और किस तरह से ये राहत फाउंडेशन आपने क्यों बनाई? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस अवेयरनेस प्रोग्राम में हमारा साथ दिया, हमें बुलाया और हमारी आवाज़ आवाम तक पहुंचाने के लिए एक आपने मौका दिया। राहत फाउंडेशन का मेन मोटो अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो ये है कि शादी ब्याह में जो लोग फजूल अखराजात करते हैं और गैर ज़रूरी रस्में रस्में कर रहे हैं, कौम का जो पैसा बर्बाद हो रहा है, जो पैसा दूसरे मुकाम पे खर्च होना चाहिए, तालीमी मैदान में, दूसरी चीज़ों में, वो कौम उस चीज़ में ना करते हुए एक फजूल खर्ची 4 घंटे की नुमाइश के लिए हम लोग वर्गल डिस्प्ले ऑफ वेल्थ, किसी ने कहा था वो बेटर बेटर वर्ड है, वर्गल डिस्प्ले ऑफ वेल्थ कर रहे हैं। और हम लोग अपनी बेटियों को तरके में ना हिस्सा देते हुए सिर्फ शादी की समाज को दिखाने के लिए जो करते हैं, वो हमारी नज़र में बहुत बुरा काम लगा हमें। हमने उसके लिए वो की, उसके पीछे एक स्टोरी ये भी है कि कोई साहब आए हमारे जैद साहब के पास की उनकी प्रॉपर्टी का कुछ बिकने से बच गया लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि लॉकडाउन में 50 आदमी की के दरमियान जो शादियां हुई तो लोगों को अपनी प्रॉपर्टियां नहीं बेचनी पड़ी, बहुत सारी चीज़ें आसानी से हो गई। तो आज हम दुनिया के डर से तो वो चीज़ कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ अल्लाह के डर से हमें अपने आप को कनात और ये सब का जो हमें तालीम दी गई है, उसको हम नहीं फॉलो कर रहे। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि इसका कम से कम बात तो इस चीज़ों चीज़ों पे होनी चाहिए, जिसके लिए लोग अवॉइड करते हैं इन चीज़ों पे बात करने के लिए कि हम आज बात करेंगे तो हमारी घर में रिश्ता नहीं आएगा, लोग हमें क्या समझेंगे। लेकिन हम लोगों ने फिर हिम्मत से ये कदम उठाया कि नहीं, हम इस बारे में बात करेंगे और लोगों को मजबूर किया जाए कि इस बारे में बात तो करें कम से कम कि ये क्या चल रहा है, कि हम एक गैर कौम के पीछे अपने अपने उनको फॉलो करने के लिए, रस्म रिवाज को फॉलो करने के लिए हम ये सब कर रहे हैं, और जो अच्छी चीजें उसको तो नहीं फॉलो करते, लेकिन ये चीज हम क्यों फॉलो कर रहे हैं। दिखावा और बेजा दिखावा, सिर्फ 4 घंटे के एक फंक्शन के लिए आप लाखों रुपए बर्बाद कर दे रहे हैं। पूरी जिंदगी ये कौम जो 15 साल मतलब एक बंदा एक शादी करता है तो 10-15 साल पीछे हो जाता है, और वो हम अपनी लड़कियों को तालीम तो नहीं दे रहे हैं। आज हमने ये हिजाब का इशू देखा, आज हमारे पास कोई अदारे नहीं है कि हमारी बच्चियां वहां जाएं। आज हमने जो देखा है हिजाब का इशू, किस वजह से हमारे पास अदारे नहीं है, क्योंकि हम 1 घंटे के 4 घंटे के प्रोग्राम के लिए सारा सिर्फ समाज के दबाव में कि समाज क्या कहेगा, हमने सबका खाया तो हम भी लोगों को खिलाएंगे। क्यों ये करेंगे हम? इसको कहीं ना कहीं तो इस जहालत को, इस बेरा रवि को कहीं तो रुकना है, इसको कहीं ना कहीं तो इसको स्टॉप करना है। और अगर ये कौम नहीं करेगी तो आज हम जो जिस तरीके से जलील और रुसवा हो रहे हैं, हमेशा ऐसे ही होते रहे। हम अपने बच्चों को क्या देके जाएंगे अपने? पूछिए। जैसे अभी नकी भाई ने बताया कि हमको, देखिए, दो चीजें हैं, शादी और बीमारी। ये घर को, खानदान को 15 साल पीछे ले जाती है। अगर कोई ऐसी बीमारी आ जाए तो उसके अखराजात ऐसे हैं कि आप 15 साल पीछे हो जाते हैं। और शादी ब्याह की जो फजूल खर्चियाँ हैं वो आपको बहुत पीछे ले जाते हैं। उसका उसका नतीजा क्या होता है कि वो पैसा जो आपने 4 घंटे में सर्व कर दिया, आप वो पैसा आने वाले बच्चों के लिए, अच्छी तालीम के लिए आप सर्व कर सकते थे, ताकि ये जानना था कि जो ये जो राहत फाउंडेशन जिस तरह से काम कर रहा है, तो अब तक आपसे कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं आपके फाउंडेशन के साथ और ये कहाँ तक है? ये हम लोगों ने मुंबई के तकरीबन 50, मतलब मैंने जिस तरीके से बताया, 50 से ज़्यादा, मतलब सियासतदानों, दानिशवरों, उलमा से, और मतलब इस तरीके की तंजीमों से हमने मुलाकात की, और सबका यही कहना है कि मतलब शादी ब्याह में जो फजूल अखराजात हो रहे हैं उसको रुकना चाहिए। उसके बाद लखनऊ में हमने मौलाना सलमान नदवी साहब, खालिद रशीद फरंगी महली साहब मौलाना, और अपने कल्बे जवाद साहब, और कई लोगों से मुलाकात हुई। किचौछा में फ़खर मियाँ फ़खरुद्दीन साहब, जो ये सारे लोग जो हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं, इनसे बातचीत की और इनके वीडियोस भी बहुत चले। उसके बाद में कर्नाटक में हम लोग हुबली में अहमद फराज साहब से हमने बात की। सब ने मतलब इस चीज़ को सराहा कि मतलब ये चीज़ होनी चाहिए। ये जो आप राहत फाउंडेशन चला रहे हैं और जो अवेयरनेस, जो जागरूकता आप लाना चाहते हैं, जनता के अंदर एक मिसाल पहुंचाना, एक मैसेज, अच्छा मैसेज भेजना चाहते हैं, तो इसको आप किस तरह से फैलाएंगे जनता के अंदर, खासकर औरतों के अंदर, और ग्राउंड लेवल पे कैसे जोड़ेंगे लोगों को? इसमें देखिए दो तीन चीज़ें हैं। एक तो हमने पिछले वक्त में मौलाना एजाज कश्मीरी साहब से बातचीत की।
मौलाना एजाज कश्मीरी साहब का ये कहना था कि उलमा जो है मतलब मस्जिदों के जो इमाम हैं या जो इस तरीके के लोग हैं, वो ट्रस्टियों के दबाव में वो कोई फैसला नहीं ले पाते। कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब ट्रस्टियों के ऊपर हैं। अगर ट्रस्टी साहब ने शादी की है, उसमें 20-25 लाख का खर्चा है, तो उसके निकाह में उनको जाना पड़ता है। तो वो चाह रहे थे कि 5-5 लोग, 5 मस्जिदों के इमाम इस तरीके से आपस में मिलकर बातचीत करें और एक फैसला लें कि नहीं, हम किसी की भी मतलब इस तरीके की शादी में जहाँ पर लड़कियों का खाना हो और फजूल अखराजात हो, तो हम उसमें शामिल नहीं होंगे। तो वो एक फैसला तो लेना पड़ेगा, और वो फैसला अगर हम नहीं लेते हैं तो उसके दिन ब दिन जो हालात बिगड़ते जा रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं उलमा और वो कौम के सामाजिक लोगों के ऊपर है। कुदरत जो है ना, उसके दो एक फैसले होते हैं, एक फितरत का फैसला होता है और एक शरीयत का। हमारे यहाँ मुसलमानों में हम आप अगर जहर खाएंगे तो आपको मरना है, आप खुद ही मारेंगे तो आपका एक्सीडेंट हादसा होना है। जो रास्ता शरीयत ने बताया है वो इस तरीके से है कि आने वाले दिनों में भी आप महफूज रह जाएंगे और बाइज्जत तरीके से महफूज रहेंगे। आप कुदरत से लड़ोगे, आप अपनी प्रॉपर्टी बेचकर, अपने आप को रहन रखकर, गिरवी रखकर इस तरीके से पैसे हासिल किया, और ये बताने के लिए कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कुछ लोगों के जहन में यह है कि मैं अगर इस तरीके से नहीं करूंगा तो मेरी बेटियों की शादी नहीं होगी। अरे आप ये जो नुमाइश करते हैं, उन लोगों की आपने फिक्र की जिनके घर में रात का खाना नहीं है? वो बच्ची जब गैर मुस्लिम के साथ जाती है, वो ये नहीं देखती कि अब्दुल रहमान है या मतलब सुनील है या अनिल है, तब वो आपको लगता है कि गैर मुस्लिम के साथ भाग गई। आपने कभी सोचा कि पास पड़ोस में किस तरीके का माहौल है, या हमारे समाज में या हमारे मजहब में हम जिस मकतब फिक्र के साथ चलते हैं उसमें लोग किन हालात में जिंदा हैं? बच्चियां 30-30, 35-35 साल की हो जा रही हैं, वालदेन वो अखराजात जमा करने से माजूर हैं और नहीं कर पाते, तो इसका नतीजा ये निकलता है कि वो चली जाती हैं, कहीं भी चली जाती हैं। फिर आप मातम करते हैं कि मतलब ये यार ये नहीं होना चाहिए था हमारे समाज में, ये वो। हम अपनी गलतियों को देखें, मतलब कहीं ना कहीं वालदेन की भी गलती है सिखाने में, परवरिश में। देखो, तरबियत का तो बहुत असर पड़ता है। मैंने वही कहा ना कि तालीम और तरबियत, तरबियत आप फाके में भी है तो वो आप अपनी सरहदों को नहीं पार करेंगे। लेकिन इंसान जिस फितरत पे बना है ना, जब वो 18 साल का, 19 साल का जवान होगा, बच्ची जवान होगी, तो इंसान को जिस फितरत पे अल्लाह ने पैदा किया है ना, कहीं कहीं शैतान उसके साथ लगा हुआ है, फिर आप उसको नहीं रोक पाएंगे। ये तो अगर आपकी तालीम और तरबियत अच्छी है तो ऐसे हालात नहीं होंगे। सबसे पहले तो हमें अपनी बच्चियों की तालीम की फिक्र करनी होगी। एक औरत पढ़ेगी तो पूरी नस्ल को वो अपनी काबिल बना देगी। एक औरत को पढ़ाना, एक बच्ची को पढ़ाना, इस मतलब आपको अपनी पूरी कौम को काबिल अगर बनाना है तो आपको बच्ची को अपनी तालीम देना पड़ेगी। जिसमें हम अपनी बच्चियों की तालीम से खौफ खाते हैं, कॉलेज भेजने में शर्म करते हैं कि कॉलेज जाएगी बच्ची तो क्या होगा, ये जिन मतलब बेसर पैर के हमने वहम पाल रखे हैं। अगर हम अपनी तालीम बच्चियों को देंगे तो सबसे एक वर्ड में यही है कि आपकी तालीम आपके सारे मसाइल का हल है। बच्चियों की तालीम, जो आप शादियों में पैसा खर्च करते हैं वो आप तालीम पे खर्च कीजिए, ताकि उनके पास इतनी मजबूरी ना रहे कि वो किसी को मतलब हम मतलब अपने ज़मीर को बेच के, अपने आप को बेच के बच्ची को किसी के सपोर्ट करना पड़े। बच्ची इतनी काबिल रहे हो जाएगी, वो खुद उसके लिए रिश्ते और आसानी से सब चीज़ें पैदा हो जाएंगी इंशाल्लाह। और जैद जी, आप क्या कहना चाहेंगे अपने, क्योंकि आप पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए भी है, तो आप अच्छे से जानते हैं जनता को किस तरह से अवेयरनेस फैलाना चाहिए, तो क्या मैसेज देना नहीं, इसमें सबसे पहले तो मतलब उलमा को आगे आना चाहिए। वो अगर देखिए, हैदराबाद में अब्दुल अलीम फल्की साहब है, उन्होंने जो वहाँ का निज़ाम कायम किया है कि वो लोगों ने एकदम सख्ती के साथ कि हम लड़की के खाने में शामिल नहीं होंगे, लड़की वालों के खाने का कोई निज़ाम ही नहीं। अभी मैं जब अपने वतन गया था संत कबीर नगर, तो वहाँ पे भी हम लोगों ने एक 25 गांव का निज़ाम कायम किया है, जिसमें मौलाना शोएब नदवी साहब ने शिरकत की थी। और वो लोग हल्की हल्की एक कोशिश कर रहे हैं कि मतलब एक पुराना मर्ज है उसको धीमे धीमे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह अच्छे नताइज निकलेंगे। चाहिए? चलिए, डोंगरी एक्सप्रेस भी पहले ये था कि जो हमारे बचपन में हम सुनते थे कि जहेज की वजह से लड़कियों की शादी नहीं हो पाती थी, हमारे ऊपर एक बोझ था जहेज का। अब हमने क्या कर लिया, उसको डबल कर लिया है। एक तो दहेज का भी बोझ बोझ हमने लिया है, और दूसरा ये शादी में नामो नमूद नुमाइश के लिए हमने मतलब अपने आप को गले, पहले तो हम गले तक फंसे हुए थे, अब हम अंदर डूब रहे हैं। इस डूबने से अगर हम हमने अपने आप को नहीं उभारा, ये दो बोझ को हमने नहीं बाहर निकाला, से बाहर नहीं निकली ये कौम, तो हालात हमारे आने वाले और बद से बदतर होने वाले। तो ये थे हमारे साथ नकी साहब और जैद खान साहब, जिन्होंने राहत फाउंडेशन का जो बेसिकली
दहेज के खिलाफ, फजूल खर्ची के खिलाफ जो इनका अवेयरनेस चालू है, एक सिलसिला रखा है जनता के अंदर जागरूकता लाने के लिए, उसकी बात रखी, जनता को जागरूकता करने की कोशिश करी। इस बात पे जोर दिया कि शादी में फजूल खर्चे बिल्कुल बंद करें, दहेज की खासकर रस्म और रिवाज है और जो फालतू रस्म और रिवाज है जिसकी वजह से फजूल खर्चियाँ होती है, ये पूरी तरह से बंद करें और ये सारे पैसे या तो अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए, अपने घर बच्चों की ज़िंदगी संवारने के लिए या एजुकेशन के लिए ये पैसे उधर खर्चा करें। तो इसी के साथ हम डोंगरी एक्सप्रेस की तरफ से नेक ख्वाहिशात के साथ दावत फाउंडेशन को बेस्ट ऑफ लक कहते हैं और अपनी रिपोर्टिंग क्लोज करते हैं। देखते रहिए डोंगरी एक्सप्रेस। मैं इकबाल जुबेरी। थैंक यू।